नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती 2023 से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अकाउंट से रहेगा। महामैराथन क्लास 1। नगद विक्रय का लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है? रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे व्यय जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है उनका लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है? खुदरा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। नेक्स्ट, उधार क्रय का लेखा किस सहायक बही में किया जाता है? क्रय बही में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतौनी की जाती है सहायक पुस्तक से खाता बही में खतौनी की जाती है। नेक्स्ट, दे बिल पुस्तक है सहायक पुस्तक दे बिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता है? उधार विक्रय का लेखा जर्नल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य जर्नल में लेखा होता है समस्त समायोजित एवं सुधार प्रविष्टियों का लेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित होता है रोकड़ की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार विक्रय का लेखा किस बही में किया जाता है? विक्रय बही में किया जाता है। नेक्स्ट, रोकड़ बही में रोकड़ खाने का शेष सदैव होता है ऋणी होता है। नेक्स्ट, छोटी रोकड़ बही का शेष होता है संपत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही के बैंक खाने का नाम शेष प्रकट करता है अधिविकर्ष प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ खाता बनाने के लिए देनदारों से आवश्यक प्राप्त नकद लिया जाता है कुछ देनदारों से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़ बही लिखने के लिए रखा जाता है खुदरा नकद भुगतानों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है तरल संपत्ति उसका शेष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही प्रदान बही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खाने वाली रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है नगद छूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे भुगतानों को दिखाए जाने वाली बही को कहते हैं लघु रोकड़ बही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही का नाम शेष बताता है बैंक अधिविकर्ष बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित होता है नगद और बैंकिंग लेन देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाएगा रोकड़ बही में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते हैं? तो इस उधार प्रकृति के लेन देन नहीं लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेन देन के नाम और जमा पक्ष का अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है तो यह एक है उभय पक्ष प्रविष्टि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा रोकड़ बही में प्रणाली अपनाई जाती है अग्रदाय प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में उभय पक्ष प्रविष्टि कब जन्म लेती है? बैंक से रोकड़ को निकालना। नेक्स्ट, रोकड़ खाता है वास्तविक खाता रोकड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशगी प्रणाली का संबंध है खुदरा रोकड़ बही से पेशगी प्रणाली का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे वेतन खाता नाम और रोकड़ खाता जमा खाता। एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? 2, डेबिट और क्रेडिट। मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते की नाम करना चाहिए? मशीन खाता में करना चाहिए। नेक्स्ट, स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को जमा किया जाना चाहिए रोकड़ खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फर्म के लेन देनों को रजनामचा अभिलेखित करता है क्रमानुसार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम इंगित करता है संपत्ति खाते में वृद्धि दायित्व खाते में कमी और पूंजी खाते में कमी सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ही प्रकृति में 2 या अधिक लेन देनों को एक साथ रोजनामचाकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार के स्वामी के द्वारा 1000 मूल्य का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया उसे जमा किया जाना चाहिए क्रय खाता में। नेक्स्ट, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों में फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट से तात्पर्य है चीठा बनाना लाभ हानि खाता बनाना और व्यापार खाता बनाना, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक खाता है यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? एक नाम मात्र का खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यापार खाते का शेष दर्शाता है कुल लाभ अथवा हानि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक चालू दायित्व है करेंट लायबिलिटीज में सन्निहित नहीं होता है? संभाव्य दायित्व सन्निहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक खाते में जमा शेष क्रेडिट बैलेंस क्या है? एक दायित्व पक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का क्या प्रतिशत होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति वर्गीकृत की जानी चाहिए अदृश्य संपत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षयशील संपत्ति वेस्टिंग एसेट का उदाहरण है? तेल और कुआं, तेल का कुआं, उसके बाद कोयला के खदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति यानी गुडविल है, अदृश्य संपत्ति गुडविल होता है। नेक्स्ट, अमूर्त संपत्ति इंटेंजेबल एसेट का एक उदाहरण है? ख्याति या साख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति है? ख्याति होता है कृत्रिम संपत्ति। नेक्स्ट, अस्थायी संपत्ति यानी फिक्स एसेट का उदाहरण है? फर्नीचर, भूमि एवं भवन, प्लांट एवं मशीनरी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी संपत्तियां जिन्हें पुनः बिक्री या रोकड़ में परिवर्तन के लिए रखा जाता है चालू संपत्तियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चल दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज नहीं है? परिशोध्य ऋण पत्र ये चल दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज नहीं है, बाकी आदत मजदूरी और डूबत ऋण सिंचित और बैंक अधिविकर्ष ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाता बनाया जाता है? क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि जानने के लिए व्यापार खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाते में लिखे जाते हैं माल के क्रय संबंधी व्यय को लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों यानी फाइनल अकाउंट एंड स्टेटमेंट से तात्पर्य है चिट्ठा बनाना, लाभ हानि खाता बनाना और व्यापार खाता बनाना होता है। नेक्स्ट, व्यापारिक खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एक नाम मात्र का खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार खाते का शेष दर्शाता है कुल लाभ अथवा कुल हानि को दर्शाता है। नेक्स्ट, शुद्ध हानि 500 और संचालन व्यय 1450, विक्रय हो गया 2500 तो सकल लाभ होगा 950 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम स्टॉक 50,000, विक्रय लागत 70,000, सकल लाभ 5,000 और क्रय 80,000 तो आरंभिक स्टॉक होगा 35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा है वित्तीय विवरण होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम संपत्ति है प्रारंभिक व्यय होता है। नेक्स्ट, आदत व्यय है चालू दायित्व आदत व्यय होता है। नेक्स्ट, ख्याति एक संपत्ति है अमूर्त संपत्ति है। नेक्स्ट, क्षयशील संपत्ति है कोयले की खान क्षयशील संपत्ति होती है। नेक्स्ट, वे संपत्तियां जिनका कोई मूल्य न हो किंतु आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई जाती है कहलाती है कृत्रिम संपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमूर्त संपत्ति नहीं है? तेल के कुएं नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्षयशील संपत्ति नहीं है? अंश निर्गमन का बट्टा देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व होता है। नेक्स्ट, दायित्व 25,000 और पूंजी 55,000 का तो संपत्ति होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो 80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, विक्रय 1 लाख और सकल लाभ की दर विक्रय 1 लाख और सकल लाभ की दर विक्रय पर 25% है और 65,000 रुपया प्रत्यक्ष कर हो गया 65,000 और प्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा 10,000 तो विक्रय लागत होगी 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में प्रदर्शित उपार्जित व्यय दिखाया जाएगा केवल आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन शुल्क दर्शाया जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, आदत वेतन प्रदर्शित किया जाएगा यदि समायोजन न हुआ हो तो केवल आर्थिक चिट्ठे में दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता है अवास्तविक खाता लाभ हानि खाता होता है। नेक्स्ट, अंतिम स्टॉक को दिखाया जाता है व्यापार खाते एवं आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, आदत व्यय को दिखाया जाता है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता प्रकट करता है शुद्ध लाभ या हानि को प्रकट करता है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाए जाते हैं गैर संचालन व्यय संचालन व्यय और प्रत्यक्ष व्यय को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, आदत व्यय का परिणाम होगा
पूंजी में कमी, दायित्व में वृद्धि। नेक्स्ट, उपार्जित किंतु अपर्याप्त आय का परिणाम होगा पूंजी में वृद्धि और संपत्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपार्जित कमीशन है, दायित्व अनुपार्जित कमीशन होता है। नेक्स्ट, पूर्वदत्त बीमा की प्रकृति है, व्यक्तिगत खाता पूर्वदत्त बीमा होता है। नेक्स्ट, उपार्जित ब्याज को आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, चालू संपत्ति में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक परिणाम क्या होगा, विक्रय किए गए माल की लागत। नेक्स्ट, आवक गाड़ी भाड़े को लिखा जाता है व्यापार खाते के डेबिट में। नेक्स्ट, आरंभिक स्टॉक 25,000, क्रय 20,000, क्रय वापसी 2,000, मजदूरी 2500, अंतिम स्टॉक 10,000। तो विक्रय किए गए माल की लागत होगी 35,500। नेक्स्ट, सकल लाभ 50,000, विक्रय किए गए माल की लागत 40,000, तो विक्रय का मूल्य क्या होगा 90,000। नेक्स्ट, अनुपार्जित कमीशन दिखाया जाता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में कमीशन में से घटाकर। नेक्स्ट, व्यापार खाता है, नाम मात्र का खाता व्यापार खाता होता है। नेक्स्ट, व्यापार खाते से प्रकट होता है सकल लाभ या हानि प्रकट होता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष व्यय दिखाए जाते हैं व्यापार खाते में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में ब्याज में जोड़कर। नेक्स्ट, ऋण तथा पूंजी पर ब्याज प्रकार है वित्तीय व्यय का है। नेक्स्ट, तरलता क्रम में चिट्ठा बनाने पर संपत्ति पक्ष में पहले आता है रोकड़ आता है। नेक्स्ट, चालू संपत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, फर्नीचर को सम्मिलित नहीं किया जाता है और रोकड़ रहती है और अग्रिम भुगतान को शामिल किया जाता है। ना रोकड़ खाता होता है, वास्तविक खाता रोकड़ होता है। ना ख्याति संपत्ति है उपयुक्त सभी, जैसे अदृश्य संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और अस्थायी संपत्ति। ने पूर्वदत्त व्यय को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं, डेबिट हुए व्यय में से घटाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही है, इसमें एक भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट, आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता है अवास्तविक खाता लाभ हानि खाता होता है। नेक्स्ट, अंतिम स्टॉक को दिखाया जाता है व्यापार खाते के चिट्ठे में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, अदत्त व्यय को दिखाया जाता है दोनों के डेबिट में व्यय में जोड़कर। नेक्स्ट, लाभ हानि खाता प्रकट करता है शुद्ध लाभ या हानि को प्रकट करता है। नेक्स्ट, लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाया जाते हैं गैर संचालन व्यय, संचालन व्यय और प्रत्यक्ष व्यय को दिखाया जाता है। नेक्स्ट, व्यापार खाते का शेष ले जाया जाता है, लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है। नेक्स्ट, आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है, लाभ हानि खाते के क्रेडिट में किया जाता है। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं, डेबिट के व्यय में से घटाकर प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ब्याज में जोड़कर। नेक्स्ट, माल दान में दिया माल का समायोजन होगा, व्यापार खाते में क्रय में से घटेगा। नेक्स्ट, व्यापार खाते में सकल लाभ होगा जब क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक हो। नेक्स्ट, विक्रय प्लस अंतिम स्टॉक माइनस विक्रय की लागत है बराबर सकल लाभ होता है। नेक्स्ट, अंतिम खातों का मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी करना। नेक्स्ट, अंतिम खाते बनाने की तिथि है वर्ष के अंत में। नेक्स्ट, विक्रय बराबर होता है विक्रित वस्तु की लागत प्लस सकल लाभ होता है। नेक्स्ट, तलपट में अंतिम रहतिया को दिखाया जा रहा है, इसे अंतिम खाता में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे में दिखाते हैं। नेक्स्ट, तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया गया है, इसे अंतिम खातों में लिखते हैं, व्यापारिक खाता और आर्थिक चिट्ठा में लिखते हैं। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी ने व्यापार से माल लिया, इसे दिखाते हैं, क्रय में से घटाकर दिखाते हैं। नेक्स्ट, अंतिम खाते तैयार करते समय छूटे हुए लेन देनों की लेखा पुस्तकों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहते हैं समायोजनाएं कहते हैं। नेक्स्ट, लेखा पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियां करने का उद्देश्य होता है अशुद्धियों को ज्ञात करने हेतु
सकल लाभ ज्ञात करने हेतु सत्य एवं उचित वित्तीय परिणामों की ज्ञात करने हेतु उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेजर यानी खाता बही का उद्देश्य है एक स्वभाव वाले समस्त लेन देनों का सामूहिक परिणाम जानना होता है। नेक्स्ट, जब किसी खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक होता है तो उस खाते के शेष को कहते हैं धनी शेष कहते हैं। नेक्स्ट, नामात्र के खाते का ऋणी शेष होता है हानि या व्यय होता है। नेक्स्ट, नामात्र के खाते का शेष प्रदर्शित करता है ऋणी शेष और धनी शेष। नेक्स्ट, जनरल के पश्चात तैयार किया जाता है खाता बही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, क्रय खाते के शेष को वर्ष के अंत में हस्तांतरित किया जाता है व्यापारिक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, अस्थायी संपत्ति का शेष होता है ऋणी होता है। नेक्स्ट, जिस पुस्तक में सभी खातों के वर्गीकरण का संग्रह किया जाता है उसे कहते हैं खाता बही कहते हैं। नेक्स्ट, विक्रय की राशि निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा लेखा देखना चाहिए? विक्रय खाता देखना चाहिए। नेक्स्ट, सहायक बहियों से खाता बही में प्रविष्टियों की जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है खतौनी कहा जाता है। नेक्स्ट, खाता बही क्या है? प्रधान बही खाता बही होता है। नेक्स्ट, बैंक खाता का नाम शेष इंगित करता है बैंक में रोकड़ शेष इंगित करता है। नेक्स्ट, खाता बही की सामान्यतः कहा जाता है खातों की मुख्य पुस्तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खाता का नाम या जमा शेष ही हो सकता है? साझेदार का चालू खाता। नेक्स्ट, खाता बही में लेन देन की अभिलेखित किया जाता है क्रमानुक्रम में किया जाता है। नेक्स्ट, विविध व्यय खाता का होता है केवल नाम प्रविष्टियाँ होता है। नेक्स्ट, तलपट को बनाने के बाद अगला चरण होता है आर्थिक चिट्ठा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन खातों की मुख्य पुस्तक है? खाता बही होता है। नेक्स्ट, खाता बही है पुस्तकों का राजा होता है खाता बही। नेक्स्ट, रोजनामचा से नाम तथा जमा मदों को खाता बही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है खतौनी कहलाती है। नेक्स्ट, किसी खाता के शेष को जानने की प्रक्रिया को कहते हैं शेष निकालना। नेक्स्ट, इन खातों में से कौन सा नाम शेष दिखाता है? तो इसका हो जाए मशीनी खाता, उसके बाद छूट स्वीकृत खाता और मजदूरी खाता सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन खातों में कौन जमा शेष दिखाता है? तो पूंजी खाता, विक्रय खाता, प्राप्त किराया खाता। नाममात्र खाते का जमा शेष बताता है व्यापार में आय और प्राप्तियां को बताता है। नेक्स्ट, नाममात्र खाते का डेबिट शेष इंगित करता है व्यापार के व्यय और हानियों को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष इंगित करता है पर्याप्त राशि को इंगित करता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष इंगित करता है देय राशि को इंगित करता है। नेक्स्ट, खाता वही मुख्य पुस्तक है सभी खाते रखे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है? पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दायित्व बराबर होता है संपत्ति माइनस पूंजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व ये नहीं होता है, बाकी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी सही है और दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी ये भी सही है। नेक्स्ट, पूर्वदत्त व्यय लाता है संपत्ति में कमी संपत्ति में वृद्धि, दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अदत्त व्यय होता है पूंजी में कमी लाता है। नेक्स्ट, उधार क्रय है संपत्तियों को बढ़ाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? स्वामित्व समता, चालू संपत्ति प्लस अस्थायी संपत्ति माइनस चालू दायित्व प्लस दीर्घ अवधि दायित्व होता है। नेक्स्ट, यदि स्वामित्व कोष 50,000 हो और दायित्व 30,000 हो तथा अस्थायी संपत्ति 70,000 हो तो चालू संपत्तियों के मूल्य क्या है? 10,000 है। लेखांकन समीकरण संपत्तियां बराबर होता है दायित्व प्लस स्वामित्व क्षमता को कौन वित्तीय समीकरण प्रस्तुत करता है? आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत करता है। राम 90,000 से व्यापार प्रारंभ करता है और तब श्याम से 23,000 का माल उधार खरीदता है तो संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व पर आधारित लेखांकन समीकरण होगा। तो
13,000 का होगा, 79,000 और 23,000 को नहीं जोड़ देंगे तो हो जाएगा। शुद्ध संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि देनदार से 50,000 प्राप्त होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यापार के पूंजी 75,000 है तथा दायित्व 25,000 है, तब व्यापार की कुल संपत्तियां होंगी 1,00,000 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन का नगद क्रय होता है, कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेखांकन समीकरण प्रमाणित होता है, पूंजी बराबर शुद्ध संपत्तियां होता है। संपत्तियां और स्वामी की समता अर्थात पूंजी बढ़ जाती है, लाभ से पूंजी बढ़ जाती है। लेखांकन समीकरण आधारित होता है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित होता है। जब अस्थायी संपत्तियों की बेचा जाता है तो कुल संपत्तियां में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ की आशा न करें और सभी संभव कठिनाइयों के लिए प्रावधान करें, इसका कारण है रूढ़िवादिता की परंपरा। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियाँ एक समान रहती है, इसका कारण है नियमितता की परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय अस्तित्व धारण का अर्थ है व्यवसाय का अलग अस्तित्व होता है। नेक्स्ट, चालू व्यापार के धारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई अस्तित्व में रहेगी, अनिश्चित काल तक रहेगी। नेक्स्ट, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वह है लेखांकन अवधि होता है। जब दो व्यवसायों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचनाएं प्रदर्शित करती है, इनमें से किसी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसाय की इकाई को निकट भविष्य में न तो बेचा जाएगा तथा न ही उसका परिसमापन होगा कहलाती है सतत व्यापार कहलाती है। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है विश्वसनीयता और तुलनीयता की। अपर्याप्त ऋण हेतु प्रावधान का निर्माण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, रूढ़िवादिता। लागत मूल्य पर अस्थायी संपत्तियों का विलेखन पालन करने का विश्वास दिलाता है लागत अवधारणा को। आधारभूत लेखांकन अवधारणा है चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन। यह विचार कि स्वामी से व्यापार पृथक है अवधारणा पर आधारित है। पृथक इकाई, कंपनी के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत मेडिकल व्यय को कंपनी के आय विवरण में सम्मिलित कर लिया है। सिद्धांत के उल्लंघन को चिन्हित करें। इकाई अवधारणा, रहतिया के संदर्भ में प्राप्तियों को लाभांश के भुगतान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन सिद्धांत इसमें लागू होगा? वसूली। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है निवेश को आकर्षित करने हेतु अधिक लाभ दिखाना। स्वामी के द्वारा प्रदत्त पूंजी को दायित्व के रूप में अभिलेखन विश्व सिद्धांत के का मिल है पृथक अस्तित्व अवधारणा का है। वित्तीय विवरणों में पैसे को छोड़ देना और पूर्णांक में दिखाना आधारित है सारता अवधारणा। अवित्तीय लेन देनों का लेखांकन में अभिलेखन के कारण नहीं किया जाता है मुद्रा मापन अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? रूढ़िवादिता की अवधारणा नहीं है। निम्नलिखित अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियों और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है चालू व्यापार में। छूट पर प्रावधान का सृजन निम्न अवधारणा के अनुसार किया जाता है, रूढ़िवादिता के आधार पर किया जाता है। रूढ़िवादिता का उद्देश्य है संभावित हानियाँ लेकिन लाभ नहीं। किस अवधारणा के अनुसार संयोजक दायित्व को आर्थिक सीटा के फुटनोट में दिखाया जाता है, प्रकटीकरण को दिखाया जाता है। किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है, इकाई अवधारणा पर दिया जाता है। प्रारंभिक लेखों की वह कौन सी पुस्तक है जिसमें समस्त लेन देन तिथिवार लेखे किए जाते हैं? जनरल का तीसरा खाना प्रदर्शित करता है खाता पृष्ठ संख्या को प्रदर्शित करता है। खातों के प्रकार होते हैं
तीन प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक खाते किससे संबंधित होते हैं? संपत्ति व दायित्व से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, पूर्वोदत्त व्यय खाता है व्यक्तिगत खाता, पूर्वोदत्त व्यय होता है। नेक्स्ट, आहरण खाता है व्यक्तिगत खाता, आहरण होता है। नेक्स्ट, रोकड़ खाता है वास्तविक खाता, रोकड़ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र का खाता है? वेतन खाता नाममात्र का खाता होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस संपत्ति को चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है? ख्याति को। नेक्स्ट, क्रय खाता है वास्तविक खाता, क्रय खाता होता है। नेक्स्ट, मशीन खरीदने पर डेबिट होना चाहिए, मशीनी खाता में डेबिट होना चाहिए। नेक्स्ट, एक संयंत्र की स्थापना पर व्यय डेबिट किया जाना चाहिए, संयंत्र खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत खाते किससे संबंधित हैं? लेनदार व देनदार से संबंधित है। नेक्स्ट, पूंजी खाता है व्यक्तिगत खाता, पूंजी खाता होता है। नेक्स्ट, इनमें से अस्थायी संपत्ति होता है भवन, अस्थायी संपत्ति भवन, भूमि, ये सब अस्थायी संपत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक दुकान से स्वामी द्वारा किए गए माल के लिए नाम होता है, आहरण खाता में होता है। नेक्स्ट, एक रोज नामचा में कितने खाने होते हैं? 5 खाने होते हैं। नेक्स्ट, रोज नामचा लेखा उसके लिए नहीं किया जाता है, व्यापारिक बट्टा के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, रोज नामचे के वही पृष्ठ संख्या स्तंभ का प्रयोग होता है, संबंधित खातों की खाता बही में पृष्ठ संख्या जानने के लिए होता है। नेक्स्ट, किसी सेवा के उधार बिक्री की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होना चाहिए, देनदार खाते तथा नाम और फीस आय खाते जमा। नेक्स्ट, जब रोजनामचे में प्रविष्टि की जाती है तो जिस खाते को नाम करना हो उसको पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट, यदि सौदे का विश्लेषण और अभिलेखन उचित प्रकार हुआ है तो कुल नाम की गई राशि कुल जमा राशि के बराबर होगी। नेक्स्ट, रोजनामचा एक पुस्तक है, प्रारंभिक अभिलेखों की पुस्तक है। नेक्स्ट, रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं रोजनामचाकरण कहते हैं। नेक्स्ट, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं स्पष्टीकरण, नैरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एक से अधिक नाम और जमा करने की प्रविष्टि को कहते हैं मिश्रित लेखे कहते हैं। नेक्स्ट, कल्पिता को किया गया नगद विक्रय डेबिट किया जाएगा, रोकड़ खाते में किया जाएगा। नेक्स्ट, जावेद को उधार बिक्री तो जावेद के नाम किया जाएगा और विक्रय खाता में जमा होगा। नेक्स्ट, दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा? क्रय खाता के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः पूंजी पर ब्याज को मानना चाहिए, लाभ का विनियोजन। नेक्स्ट, चोरी आग आदि से होने वाली हानि किस खाते के अंतर्गत आएगी? नाम मात्र के खाता के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, एक कर्मचारी ने माल चुराया तो चोरी खाता नाम में होगा। नेक्स्ट, अदद व्यय की प्रकृति होती है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता की होती है। नेक्स्ट, मजदूरों को मजदूरी दी गई तो मजदूरी खाता नाम और नगद खाता नाम में दी जाती है। नेक्स्ट, मकान मालिक को अग्रिम किराया भुगतान किया तो रोकड़ खाता जमा में। नेक्स्ट, मशीन लगाने के लिए नगद मजदूरी दी तो मशीन खाता नाम में। नेक्स्ट, रोजनामचा एक पुस्तक है, प्रारंभिक अभिलेखों की एक पुस्तक होता है। नेक्स्ट, रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं रोजनामचाकरण कहते हैं। नेक्स्ट, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं स्पष्टीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, किसी मासिक विक्रय के भुगतान की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे मासिक बिल खाता नाम और रोकड़ खाता जमा। नेक्स्ट, नगद विक्रय का लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है? इसको रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। नेक्स्ट, छोटे छोटे व्यय जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है उनका लेखा किस सहायक पुस्तक में किया जाता है? खुदरा रोकड़ पुस्तक में किया जाता है। नेक्स्ट, उधार क्रय का लेखा किस सहायक बही में किया जाता है? क्रय बही में किया जाता है। नेक्स्ट, खतौनी की जाती है सहायक पुस्तक से, खाता बही में की जाती है। नेक्स्ट, देय बिल पुस्तक है, सहायक पुस्तक देय बिल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि का लेखा मुख्य जर्नल में नहीं किया जाता है? उधार विक्रय को। नेक्स्ट, मुख्य जर्नल में लेखा होता है समस्त समायोजन एवं खुदरा प्रविष्टियों का होता है। नेक्स्ट, रोकड़ पुस्तक में सम्मिलित होता है रोकड़ की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान होता है। नेक्स्ट, उधार विक्रय का लेखा किस बही में किया जाता है? क्रय बही में किया जाता है। नेक्स्ट, रोकड़ बही में रोकड़ खाने का शेष सदैव होता है, ऋणी शेष होता है। नेक्स्ट,
छोटी रोकड़ बही का शेष होता है संपत्ति। नेक्स्ट, रोकड़ बही के बैंक खाने का नाम शेष प्रकट करता है, अधिविकर्ष को प्रकट करता है। नेक्स्ट, रोकड़ खाता बनाने के लिए देनदारों से आवश्यक प्राप्त नगद लिया जाता है, कुछ देनदारों से लिया जाता है। नेक्स्ट, खुदरा रोकड़ बही लिखने के लिए रखा जाता है, खुदरा नगद भुगतानों को रखा जाता है। नेक्स्ट, खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है तरल संपत्ति होता है। नेक्स्ट, रोकड़ बही है प्रधान बही होता है। नेक्स्ट, 3 खाने वाली रोकड़ बही में छूट का लेखा किया जाता है, नगद छूट पर किया जाता है। नेक्स्ट, छोटे भुगतानों को दिखाए जाने वाली बही को कहते हैं लघु रोकड़ बही कहते हैं। नेक्स्ट, रोकड़ बही का नाम शेष बताता है, बैंक अधिविकर्ष बताता है। नेक्स्ट, द्विस्तंभीय रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित होता है, नगद और बैंकिंग लेन देन होता है। नेक्स्ट, रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलिखित किया जाएगा, रोकड़ बही में किया जाता है। नेक्स्ट, रोकड़ बही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते हैं? उधार प्रकृति के नहीं लिखे जाते हैं। यदि किसी लेन देन के नाम और जमा पक्ष का अभिलेखन रोकड़ बही में किया जाता है तो यह एक उभय पक्ष प्रविष्टि है। न खुदरा रोकड़ बही में प्रणाली अपनाई जाती है, अग्रदाय प्रणाली अपनाई जाती है। न त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में उभय पक्ष प्रविष्टि कब जन्म लेती है? बैंक से रोकड़ निकालना। न रोकड़ खाता है, वास्तविक खाता रोकड़ होता है। न पेशगी प्रणाली का संबंध है, खुदरा रोकड़ बही से संबंध होता है। न वेतन की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे वेतन खाता नाम और रोकड़ खाता जमा। नेक्स्ट, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? 2, डेबिट और क्रेडिट। मशीन की नगद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते की नाम करना चाहिए? मशीन खाता में। स्वामी द्वारा आरित कोड को जमा किया जाना चाहिए, रोकड़ खाता में। किसी फर्म के लेन देनों को रोजनामचा अभिलेखित करता है क्रमानुसार तरीके से। नाम इंगित करता है संपत्ति खाते में वृद्धि, दायित्व खाते में कमी और पूंजी खाते में कमी को। यदि एक प्रकृति में 2 या अधिक लेन देनों को एक साथ रोजनामचित किया जाता है तो इसे कहा जाता है संयुक्त रोजनामचा प्रविष्टि। व्यापार के स्वामी के द्वारा 1000 मूल्य का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले लिया गया, उसे जमा किया जाना चाहिए क्रय खाता में। एडजस्टमेंट, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य, जो दोनों में से कम हो। तलपट के नीचे जो सूचना दी जाती है उसे कहते हैं समायोजन कहते हैं। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया गया हो तो उसका लेखा किया जाता है आर्थिक चीटे में। वह आय जो कमा तो ली जाती हो परंतु प्राप्त नहीं हुई हो कहलाती है उपार्जित आय कहलाती है। अंतिम खाते में आदत व्यय के समायोजन का लेखा किया जाता है, एक स्थान पर किया जाता है। चीटे के तिथि पर अनुपार्जित या असमाप्त आय को निम्नलिखित की तरह दिखाया जाता है, एक दायित्व की तरह दिखाया जाता है। अनुपार्जित कमीशन खाता चीटे में दिखाया जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत खाता होता है। आदत मजदूरी अंतिम खातों में प्रकट होगी समायोजन में न होने पर चीटे में। आदत वेतन प्रकट होगा यदि समायोजन न हुआ हो तो केवल चीटे में। तलपट में प्रदर्शित उपार्जित ब्याज दिखाया जाएगा, केवल चीटे में दिखाया जाएगा। आदत व्यय है दायित्व आदत व्यय होता है। आदत व्यय खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। तलपट में दिखाए जाने वाले आदत व्यय रखे जाएंगे, आर्थिक चीठा में रखे जाएंगे। कौन सा समीकरण सही है? तो संपत्ति बराबर होता है पूंजी प्लस दायित्व होता है। दायित्व 1100 और दायित्व 11,000, पूंजी 16,000 तो संपत्ति होगी 26,000। टाइपराइटर खरीदा तो प्रभाव होगा संपत्ति में वृद्धि होगा। व्यापार के स्वामी द्वारा अतिरिक्त विनियोजन का प्रभाव होगा पूंजी में वृद्धि, संपत्तियों में भी वृद्धि होगा। बकाया या आदत व्ययों का प्रभाव होता है पूंजी में कमी, दायित्व में वृद्धि। उपार्जित किंतु अपर्याप्त आय का परिणाम होगा पूंजी में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि। निम्नलिखित में सही है
तो विक्रय लागत बराबर अंतिम स्टॉक माइनस क्रय माइनस आरंभिक स्टॉक होता है ना। अंतिम स्टॉक ज्ञात करने का सही सूत्र होता है तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय विक्रय लागत ने। लाभ हानि खाता है, अवास्तविक खाता लाभ हानि होता है ना। अंतिम स्टॉक को दिखाया जाता है व्यापार खाते के चिट्ठे में दिखाया जाता है ना। आदत व्यय को दिखाया जाता है दोनों के डेबिट में व्यय में जोड़ करने। लाभ हानि खाता प्रकट करता है शुद्ध लाभ या हानि को प्रकट करता है ना। लाभ हानि खाते के डेबिट में दिखाए जाते हैं गैर संचालन व्यय, संचालन व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय को दर्शाया जाता है ना। व्यापार खाते का शेष ले जाया जाता है लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है ना। लाभ हानि खाते का शेष ले जाया जाता है पूंजी खाते में ले जाया जाता है ना। आहरण पर ब्याज खाता हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ना। पूर्वदत्त व्यय को लाभ हानि खाते में किस प्रकार प्रकट करते हैं डेबिट के व्यय में से घटाकर ना। उपार्जित ब्याज दिखाया जाता है लाभ हानि खाते के क्रेडिट में ब्याज में जोड़कर दिखाया जाता है ना। समायोजन में दिखाए जाने वाले आदत मजदूरी की समायोजन प्रविष्टि होगी मजदूरी में जोड़ें और दायित्व पक्ष में लिखें ना। पूर्वदत्त व्यय क्या है? संपत्ति होता है पूर्वदत्त व्यय ना। पूर्वदत्त खाता होता है व्यक्तिगत खाता होता है ना। समायोजन में दिखाए जाने वाले पूर्वदत्त व्यय की समायोजन प्रविष्टि होगी व्यय में से घटावें और संपत्ति पक्ष में लिखें ना। अग्रिम प्राप्त आय है दायित्व होता है ना। समायोजन में दिखाए जाने वाले अग्रिम प्राप्त आय की समायोजन प्रविष्टि होगी आय में से घटावें और दायित्व पक्ष में लिखें ना। यदि ह्रास समायोजन की मद हो तो लाभ हानि खाता में डेबिट करें और संपत्ति में से घटा दें। माल दान में दिया तो माल का समायोजन होगा तो व्यापार खाते में क्रय से घटेगा ना। व्यापार खाते में सकल लाभ होगा जब क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष से अधिक हो ना। विक्रय प्लस अंतिम स्टॉक माइनस विक्रय की लागत है सकल लाभ होता है ना। एक व्यापारी द्वारा आयकर का भुगतान दिखाया जाता है चिट्ठे में पूंजी में से घटाकर ना। व्यापारिक बट्टा यदि तलपट में दिखाया गया हो तो अंतिम खातों में प्रदर्शित होगा व्यापार खाते के विक्रय में से घटाकर ना। विक्रय ज्ञात होगा विक्रय लागत प्लस सकल लाभ ना। लागत मूल्य पर 20% लाभ अर्जन की दर विक्रय मूल्य के किस प्रतिशत के बराबर होगी? 16.67% के बराबर होगी ना। तलपट में प्रदर्शित मद ब्याज खाते के डेबिट में लिखी जाएगी मजदूरी एवं वेतन में ना। बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त प्रीमियम है आय होता है ना। समायोजित तलपट बनाया जाता है समायोजन प्रविधियों के बाद बनाया जाता है ना। संदिग्ध दायित्व चिट्ठे में दिखाए जाते हैं चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है ना। समायोजित तलपट में न दिखाई जाने वाली मद है अंतिम स्टॉक होता है ना। पूर्वदत्त ब्याज खाता समायोजित तलपट में किस पक्ष में दिखाया जाता है? क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। पसंद और वापसी पर बेचे गए माल का लेखा व्यापार खाते में होगा यदि इसका लेखा कर दिया गया हो तो विक्रय में से घटेगा अंतिम स्टॉक में जुड़ेगा ना। पसंदगी की शर्त पर भेजे गए माल को विक्रय माना गया चिट्ठे में समायोजन होगा इसमें लेनदार कम होंगे नहीं अंतिम स्टॉक बढ़ेगा ये भी नहीं देनदारों में कमी एवं अंतिम स्टॉक में वृद्धि ये भी नहीं इसमें कोई समायोजन नहीं होगा ना। 2000 रुपया की लागत का माल 2200 रुपया के विक्रय पर दर्ज किया गया जबकि यह पसंदगी शर्त पर था तो समायोजन होगा देनदारों में 2200 रुपया की कमी तथा स्टॉक में 2000 की वृद्धि होगा। लेखांकन परमाप की प्रकृति है संस्तुतिकारी और अनिवार्य दोनों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट लेखांकन परमाप है विशेषकृत लेखांकन सिद्धांत। लेखांकन परमाप है नीतिगत प्रलेख और आचार संहिता दोनों होता है। लेखांकन परमाप एक रूपता लाते हैं लेखांकन सिद्धांतों में लेखा बहियों में और वित्तीय विवरणों में आता है। वर्तमान समय में कितने लेखांकन परमाप लागू है? 32 लेखांकन परमाप लागू है। लेखांकन परमाप इनके लिए अनिवार्य है कंपनी के लिए अनिवार्य होता है।
अस्थायी संपत्तियों का लेखांकन है तो अस्थायी संपत्ति AS 10 से संबंधित है। नेक्स्ट, लेखा मानक 14 संबंधित है, एकीकरण के लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट, लेखा मानक 19 संबंधित है, पट्टे के लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट, ह्रास का लेखांकन होता है AS 6 से होता है। नेक्स्ट, रहतिया का मूल्यांकन होगा AS 2 से संबंधित है। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण है AS 3 होता है। आय पहचान है AS 9 होता है। वित्तीय प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण होता है, आपका हो जाएगा AS 31 हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखांकन मानक है एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समूह होता है। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 20 संबंधित है, प्रति अंश आय से संबंधित है। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 26 संबंधित है, अमूर्त संपत्तियों का लेखांकन से। स्कंद के मूल्यांकन एवं प्रस्तुतिकरण को विश्वव्यापी स्तर पर एकरूपता प्रदान करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 कब पारित किया था? अक्टूबर 1975 में पारित किया था। नेक्स्ट, स्कंद के मूल्यांकन के संबंध में लेखांकन प्रमाप है, लेखांकन प्रमाप 2 होता है। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमापों के अनुसार अनुस्कंद का मूल्यांकन करना चाहिए ऐतिहासिक लागत या वसूली मूल्य जो कम हो। नेक्स्ट, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड ASB द्वारा निर्गमित द्वितीय लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? स्कंद का मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में ASB द्वारा घोषित छठवां लेखांकन प्रमाप किससे संबंधित है? ह्रास से संबंधित होता है। नेक्स्ट, लेखांकन मानक बोर्ड ASB की स्थापना की गई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, शोध एवं विकास के लिए लेखांकन से संबंधित प्रमाण है AS 8 है। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमापों की प्रकृति होती है अनुशासनात्मक होती है। नेक्स्ट, रोकड़ प्रवाह विवरण के लेखांकन का प्रमाप 3 का उद्देश्य है रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में परिवर्तन की सूचना प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, लेखांकन प्रमाप 9 अनिवार्य किया गया है 1985 से। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 6 के अनुसार ह्रास योग्य राशि है ऐतिहासिक मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य। नेक्स्ट, ह्रास लेखांकन मानक निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? मशीनी पर लागू होता है। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 10 के अनुसार अस्थायी संपत्तियों का आशय है उत्पादन एवं सेवा उद्देश्य हेतु रखी गई संपत्तियां। नेक्स्ट, लेखांकन मानक 6 के अनुसार ह्रास विधि में परिवर्तन निम्नलिखित कारण से किया जाता है विधान द्वारा आवश्यक हो। लेखांकन मानक रहतिये का मूल्यांकन लागू होता है सामग्री एवं फालतू पुर्जों पर। नेक्स्ट, लेखांकन मानक अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन लागू नहीं होता है पशुधन पर। नेक्स्ट, भारतीय लेखांकन मानक 6 का संबंध है मूल्य ह्रास लेखांकन से। नेक्स्ट, मूल्य ह्रास विधि को परिवर्तित कर सकते हैं कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कर सकते हैं। विदेशी शाखाओं की अस्थायी संपत्तियों के ह्रास को किस दर पर परिवर्तित किया जाता है? आरंभिक एवं तिथि विशेष दर पर। संभाव घटनाओं के लिए आयोजन बनाए जाने चाहिए, यह किस प्रमाप से संबंधित है? आर्थिक चिट्ठे के बाद होने वाले आकस्मिकताएं घटनाएं से। ह्रास योग्य संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाते समय किन घटकों पर विचार किया जाना चाहिए? अप्रचलन पर, अनुमानित भौतिक टूट फूट पर, संपत्तियों के प्रयोग पर, वैधानिक एवं अन्य सीमाएं पर। चिट्ठे की तिथि के बाद घटने वाली घटनाएं संबंधित है AS 4 से संबंधित होता है। लेखांकन प्रमाप 10 लागू होता है भवन पर लागू होता है। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव के लिए लेखांकन संबंधित है AS 11 संबंधित है। भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है अस्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन। भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया था? नवंबर 1979 ईस्वी में। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब किया था? अप्रैल 1977 ईस्वी में किया था। लेखांकन प्रमापों की आवश्यकता किस कारण से हुई थी? लेखांकन में एकरूपता लाने के लिए हुई थी।
दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है सौदे का दोनों खातों में लेखा करना। नेक्स्ट आहरण खाता है, व्यक्तिगत खाता आहरण होता है। नेक्स्ट पूंजी खाता है, व्यक्तिगत खाता पूंजी होता है। नेक्स्ट वस्तु की लागत का पूर्वानुमान लेखांकन के प्रारूप में लगाया जाता है लागत लेखांकन में। नेक्स्ट किसी समय के दौरान व्यय पर आय के अधिक को कहते हैं लाभ कहते हैं। नेक्स्ट स्थिर लागतों का आशय होता है समय से संबंधित होता है। नेक्स्ट स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा लागत और बाजार मूल्य में जो कम हो। रोकड़ तुल्य का आशय है अधिक के तरल विनियोग होता है। नई मशीन के स्थापना व्यय नाम दिए जाएंगे मशीनी खाते में दिए जाएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का आशय व्यवसाय के सामाजिक कार्यों, रोजगार, पर्यावरण, सुरक्षा आदि को अंतिम लेखों में प्रकट करना। लेखांकन का कार्य है व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करना। पूंजी का आशय है व्यापार की संपत्तियों पर स्वामी द्वारा प्रकट करना। वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। निम्नलिखित कथन सत्य है। वित्तीय लेखांकन का कार्य जहां समाप्त होता है प्रबंध लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। मानव संसाधन लेखांकन का आशय है स्टाफ को मानव संपत्ति बनाकर उनका मूल्यांकन समयकों में करना होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का आशय है व्यवसाय के सामाजिक कार्यों, रोजगार, पर्यावरण, सुरक्षा आदि को अंतिम लेखों में प्रकट करना। लेखांकन मानक का कार्य है व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति करना। निम्नलिखित में सही है तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, सही है। लेखांकन एक बोधक क्रिया क्यों है? विभिन्न समस्याओं के समाधान की विशिष्टता अर्जित की जाती है। लेखापाल सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना होता है। लेखांकन के उत्पादक हैं सम्यक छांटना एवं प्रतिशत आदि ज्ञात करना। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है दोहरा लेखा प्रणाली मानी जाती है। निम्नलिखित में क्या सही है? पुष्पालन का कार्य समाप्त होने पर लेखांकन प्रारंभ होता है। किसी समय के दौरान आय पर व्यय के अधिक को कहते हैं हानि कहते हैं। संपत्तियां जिन्हें अल्प अवधि में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाती है तरल संपत्तियां। कार्यालय, भवन, भाड़ा 5,000 दिया है तो यह लेन देन है। वित्तीय वर्ष के अंत में 2 लाख मूल्य का माल बेचने के बाद 10,000 का अंतिम रहतिया था तो यह है एक घटना है। स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है दायित्व। अस्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं फर्नीचर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संपत्ति नहीं है? देनदार। निम्नलिखित में से कौन काल्पनिक संपत्ति है? प्रारंभिक व्यय। एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है कहलाता है देनदार। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व है? लेनदार। पुष्पालन है कला एवं विज्ञान दोनों। पुष्पालन का अर्थ है व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना। एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? वित्तीय लेखांकन को अपनाता है। पुष्पालन व्यापारिक लेन देनों को बहियों के समूह में लिखने की कला है। किसने कहा है? J.R. बॉटलीवॉय ने। पुष्पालन के जन्मदाता हैं लूकस पेसियोली ने। पुष्पालन की प्रारंभिक इकाई है रोजनामचा प्रविष्टि ने। लेखांकन की भाषा है व्यापार ने। पुष्पालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? लूकस पेसियोली के द्वारा किया गया था। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? सूचना का विश्लेषण एवं व्याख्या। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता पर लक्षित होगी? विश्वसनीयता की। मापने की समानता इकाई एवं
प्रतिवेदन साधारण रूप प्रोत्साहित करता है तुलनीयता। नेक्स्ट, पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य हैं लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन है। प्रबंध लेखांकन है लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक अभिलेखन तकनीक है। लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ हैं जिसमें शामिल नहीं है तुलनात्मक लाभ होता है। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है अंशधारीगण, सरकार, लेनदार सभी। लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है, अभ्यस्क नहीं होता, बाकी निवेशक, ऋणदाता और स्वामी ये होता है। पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1494 ईस्वी में। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकस पेसियोली थे, इटली के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का एक उप क्षेत्र नहीं है? पुस्तपालन। निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जाता है? लेखांकन को। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं मुद्रा मात्रक में। एक चार्टर्ड लेखापाल जो शुल्क के बदले में लेखांकन की सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है सार्वजनिक लेखपाल कहलाता है। पुस्तपालन का अर्थ होता है पुस्तकों में व्यापारिक व्यवहारों को लिखना होता है। पुस्तपालन के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? लूकस पेसियोली को जाना जाता है। नेक्स्ट, पुस्तपालन की किस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार का द्विपक्षीय लेखा खाता वही में खातों में किया जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली को। नेक्स्ट, हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने के विधि को क्या कहते हैं? पुस्तपालन कहते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय स्वभाव के सौदों एवं घटनाओं को मौद्रिक रूप का लेखा करने व वर्गीकरण करने तथा सूक्ष्म बनाने की विधि को क्या कहते हैं? लेखाकर्म कहते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन लागत की गणना की जा सकती है, लागत लेखांकन द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट, खातों में लिखे जाने वाले व्यवहार संबंधित होते हैं, मुद्रा से संबंधित होते हैं। पुस्तपालन के संस्थापक लूकस पेसियोली द्वारा प्रकाशित प्रथम पुस्तपालन की पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिशन क्रिस्चरिस। निम्नलिखित में सही है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया क्यों है? विभिन्न समस्याओं के समाधान की विशेषता अर्जित की जाती है इसलिए। लेखापाल का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना। लेखांकन के उत्पादन है संबंधित पक्षकारों हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। कौन सा कथन सही है? लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले रहा है। लेखांकन से प्रबंध वर्ग लाभान्वित होता है क्योंकि मूल्य निर्धारण एवं नीति निर्धारण में सुगमता रहती है। विनियोजक समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं क्योंकि विनियोजक उचित प्रत्याय के प्रति आश्वस्त होते हैं। लेखांकन सूचनाओं में सरकार को रुचि होती है कर निर्धारण एवं रचनात्मक नीति निर्धारण हेतु। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? उत्तरवर्ती क्रिया है। लेखांकन का उद्देश्य नहीं है अंकेक्षण का कार्य संपादित करना। सार्वजनिक लेखांकन में सम्मिलित है अंकेक्षण एवं कर नियोजन। राजकीय लेखांकन आधारित है एकहारा प्रणाली पर आधारित है। लेखांकन एक पेशा है क्योंकि इसमें ज्ञान, अनुभव, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेखांकन की वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, दोहरा लेखा प्रणाली को मानी जाती है। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण होने वाली धीरे धीरे और अस्थायी कमी को कहते हैं ह्रास कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ की गणना करना। किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? चालान पर माल। ह्रास लगाए जाने का कारण है मूल्य में कमी यानी गिरावट आना। ह्रास लगाने की वो कौन सी पद्धति है जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष समान रहती है? अस्थायी प्रभाग पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास लगाया जाता है संपत्ति के साहित्य मूल्य पर।
अपलेखन का अर्थ अपनिखित करना है अदृश्यमान संपत्ति पर। एक संपत्ति का अपलिखित मूल्य 3 वर्षों के ह्रास के बाद 10% वार्षिक दर से 36,450 है, तो इसकी मूल्य लागत क्या थी? 50,000। नहीं, ह्रास एक प्रक्रिया है संपत्ति की लागत का इनके जीवन काल में आवंटन। नहीं, ह्रास का आयोजन किया जाता है अस्थायी संपत्तियों पर किया जाता है। नहीं, ह्रास की गणना का आधार है बाजार अथवा लागत मूल्य दोनों में से जो कम हो। मूल लागत पर ह्रास किस पद्धति से काटा जाता है? अस्थायी प्रभाग पद्धति से काटा जाता है। ना, ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है? अस्थायी किस्त पद्धति। ने ह्रास के प्रभावित करने का उद्देश्य है उत्पादन लागत का ज्ञात करना, संपत्ति के पुनः स्थापना की व्यवस्था करना, आयकर संबंधी छूट प्राप्त करना होता है। लेखांकन परमापसिक संबंधित है, ह्रास लेखांकन से संबंधित है। ह्रास की राशि यदि ह्रास घटती मूल्य पद्धति से लगाया जाता है प्रति वर्ष घटती है। भवन पर ह्रास लगाने पर डेबिट किया जाएगा ह्रास खाता में। निम्नलिखित में से प्रायः किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता? भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। 12,500 में से एक संपत्ति खरीदी गई और 20% वार्षिक दर से घटती शेष विधि से हसित होनी थी, तो 3 वर्षों के बाद मूल्य क्या होगा? 6400। ह्रास आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है अस्थायी संपत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु कोष की व्यवस्था करना। एक संपत्ति की मूल्य लागत 2,52,000 और अवशिष्ट मूल्य 12,000, तो अपलिखित मूल्य विधि के अंतर्गत ह्रास की दर 10%, तो दूसरे वर्ष ह्रास होगा 22,680 रुपया। अपरचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना होता है, नव परिवर्तन और आविष्कार। एक मशीन पर ह्रास प्रारंभ होता है उस तिथि से यह व्यवहार के लिए खरीदी जाती है। निम्नलिखित में से कौन रिक्तीकरण विधि होती है? कोयला की खदान। ह्रास की रिक्तीकरण विधि समांतर लागू होती है क्षयशील संपत्तियों पर। संपत्ति का मूल्य लागत घटा अवशिष्ट मूल्य संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन है ह्रास होता है। कर्मागत लागत शेष पद्धति में ह्रास की राशि है घटती है। अस्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि है स्थिर रहती है। भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है असीमित होता है। संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल होते हैं अनुमानित होते हैं। अस्थायी किस्त विधि में ह्रास निकाला जाता है मूल्य लागत पर निकाला जाता है। कर्मागत शेष पद्धति में ह्रास निकाला जाता है घटे हुए मूल्य पर। ह्रास है प्रावधान होता है। खाता बही से किए गए सभी खातों के शेषों के विवरण को कहते हैं तलपट कहते हैं। तलपट तैयार किया जाता है विशेष तिथि को। तलपट का उद्देश्य सूता की जांच करना कहलाता है खाता बही। भूल चूक खाता खोलने का उद्देश्य संतुलित करता है तलपट को। तलपट प्रमाण है खातों की अंगगणितीय शुद्धता का। तलपट बनाया जाता है दोनों विधि यानी शेष विधि द्वारा और योग विधि द्वारा बनाया जाता है। जब किसी खाते के धनी पक्ष का योग ऋणी पक्ष के योग से अधिक हो तो उस खाते के शेष को कहेंगे धनी शेष कहेंगे। समस्त खाता बही के खाते जो एक सारांश विवरण के रूप में तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं तलपट। तलपट एक प्रमाण है कि पुस्तकें गणितीय रूप में ठीक लिखी गई है। तलपट शेषों की सूची है समस्त खातों की। तलपट किस खाते से बनाया जाता है? लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच से। तलपट बनाने की विधियां हैं योग विधि शेष विधि, योग तथा शेष विधि दोनों। तलपट द्वारा त्रुटि ढूंढी जाती है खाता बही में गलत राशि की खतौनी। तलपट निम्न में से कौन सी मद ऋण शेष दर्शाता है?
अदत्त वेतन, क्रय वापसी, पूर्वदत्त व्यय। तलपट है एक विवरण होता है। तलपट में शेष रहता है केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाता में, केवल वास्तविक और नाममात्र खाता में, केवल नाममात्र और व्यक्तिगत खाता में, सभी में। खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है तलपट में। तलपट सृजित करता है अंगणितीय शुद्धता को। तलपट प्रकट करता है बाकी शेषों की शुद्धियाँ पर। निम्न अशुद्धियों में से कौन तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती है? क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, लेखे संबंधी अशुद्धियाँ। तलपट के अंतर को अवश्य लिखा जाना चाहिए, भूल चूक खाता में लिखा जाना चाहिए। यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तब लेखापाल खोलता है भूल चूक खाता। एक तलपट है एक शेषों की सूची होता है। निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट पर प्रभाव नहीं डालेगी? गलत खाते में राशि को सही पक्ष में लिखना। तलपट बनाया जाता है पता लगाने के लिए, अंगणितीय अशुद्धियों को पता लगाने के लिए। किस विधि में सभी खातों के नामों तथा जमाओं के योग को लेकर तलपट बनाया जाता है? योग विधि में। किसी विशेष तिथि को विभिन्न प्रकार के खाता शेषों को सम्मिलित करने वाले विवरण को कहते हैं तलपट कहते हैं। तलपट का मिल जाना व्यक्त करता है खाते की अंगणितीय शुद्धता को। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।